निहारिका ने अपने पिता के खिलाफ जाकर अपने बॉयफ्रेंड राहुल से शादी की थी। पापा अभी भी मुझसे नाराज हैं। वे शायद हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार ना करें। अब पापा को छोड़ो भी, तुम्हारे पास उनका क्रेडिट कार्ड तो है ना, फिर किस बात की टेंशन है। मैंने हमारा हनीमून प्लान कर लिया है। हम दार्जिलिंग की पहाड़ियों में घूमने जा रहे हैं। कौन है यहाँ? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, ऐसा लगता है कमरे में कोई है। अरे नहीं, 3 बज गए, मुझे तैयार होना होगा। अगले दिन निहारिका राहुल के साथ दार्जिलिंग की एक होटल में पहुँच गई। यहाँ का मौसम तो बहुत सुहावना है। हाँ, पहाड़ों पर मौसम की बात ही कुछ और है। 1 मिनट रुको, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। राहुल वॉशरूम में चला जाता है। तभी कोई रूम का दरवाजा खटखटाता है। निहारिका जाकर दरवाजा खोलती है। माचिस है क्या? मैं बराबर वाले कमरे में अपनी सुहागरात मनाने आया हूँ। नहीं, हमारे पास माचिस नहीं है। माचिस नहीं है? राहुल! क्या हुआ? ऐसे चिल्ला रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। हाँ, यहाँ एक डरावना आदमी आया था माचिस मांगने। यहाँ तो कोई नहीं है। यहीं पर था। तुम पागल हो गई हो क्या? बहुत थक चुके हैं, चलो सोते हैं। मैंने कहा था ना, दरवाजे पर कोई आया था। इस बार राहुल जाकर दरवाजा खोलता है। राहुल देखता है कि दरवाजे के बाहर कोई नहीं है। कौन है? कोई नहीं। हम कल ही ये होटल छोड़ देंगे। कोई भी डोर नॉक करे तो मत खोलना। राहुल अंदर वाले कमरे में जाकर सो जाता है। निहारिका को राहुल पर शक हुआ। राहुल कुछ तो छुपा रहा है। जब निहारिका देखती है कि राहुल सो चुका है तो वो दरवाजा खोलकर गैलरी में झांकती है। तुम दोनों कौन हो? अगले दिन निहारिका और राहुल होटल छोड़कर जंगल में आ जाते हैं और वहीं पर अपना कैंप लगाते हैं। कल रात होटल में वो दोनों कौन लोग थे? कौन दोनों? वही दोनों। क्या पागलपंती की बातें कर रही हो? कोई नहीं था। लोग बाहर नदी के पास घूम रहे हैं। चलो चलो, हम भी घूमेंगे। तुम जाओ, मुझे सोना है। ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम यहीं पड़ी रहो। राहुल नदी पर घूमने चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो लौटता है तो देखता है कि निहारिका औंधे मुंह पड़ी हुई है। कौन थे वो लोग? जानना है मुझे अभी। आई एम सॉरी निहारिका, वो लड़की मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी और वो आदमी उसका हस्बैंड। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे गोवा के बीच पर किसी और लड़की के साथ घूमते हुए देख लिया था। उसने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया और एक बड़े बिजनेसमैन से अरेंज मैरिज कर ली। मेरा खून खौल गया। जिस होटल में वे सुहागरात मनाने गए, मैं भी उनके पीछे गया और उनकी हत्या कर दी। अगर मैं तुमसे शादी के लिए मना कर देती तो तुम मेरी भी हत्या कर देते। तुम कितने घटिया इंसान हो। निहारिका राहुल को छोड़कर चली जाती है। अगर निहारिका ने पुलिस को कुछ बता दिया तो मैं तो गया। इसे भी खत्म करना होगा। निहारिका जिस बस में जा रही थी, राहुल उसकी छत पर चढ़ जाता है। राहुल का प्लान था कि वो छत से लटककर बस की खिड़की से निहारिका को गोली मार देगा और भाग जाएगा। बस पहाड़ी रास्ते से नीचे की ओर जा रही थी। अर्पित और स्नेहा 12th के एग्जाम देने के बाद
ऊटी में अपने नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने जाते हैं। अरे बच्चों, इस बार तुम दोनों अकेले ही दिल्ली से यहाँ आ गए? हाँ नानी, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। अर्पित की नानी का घर बिल्कुल सुनसान जगह पर था। सामने सड़क और पीछे घना जंगल। दिल्ली में तो बहुत भीड़ भाड़ और शोर शराबा रहता है, यहाँ कितनी शांति है। नाना जी, मैं जंगल घूम कर आती हूँ। स्नेहा अकेले ही जंगल में घूमने चली जाती है। स्नेहा को एक पेड़ के पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। स्नेहा डर जाती है और भागती हुई घर पहुंचती है। क्या हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? नाना जी, वो जंगल में पेड़ के पीछे कोई रो रहा है। स्नेहा के नाना स्नेहा के साथ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। यहाँ तो कोई नहीं है बेटा, तुम्हें जरूर कोई वहम हो गया होगा। नहीं नाना जी, वो इसी पेड़ के पीछे बैठी रो रही थी। स्नेहा के नाना स्नेहा की बात पर ध्यान नहीं देते। चलो घर चलकर कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। उस रात जब अर्पित और स्नेहा अपने रूम में सो रहे थे, तो उनके कानों में फिर किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। ये आवाज जंगल से आ रही है। हमें नाना नानी को जगाना चाहिए। नहीं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। अर्पित और स्नेहा आवाज का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचते हैं। पेड़ के पीछे एक लड़की बैठी रो रही थी। वो दुल्हन की तरह सजी हुई है। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ है। जंगल में अकेली लड़की को बैठा देख स्नेहा और अर्पित का गला सूख जाता है। तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? आज मेरी बारात आने वाली है, वो अभी तक नहीं आए हैं। क्या तुम दोनों जाकर रोड पर देखोगे कि बारात कहाँ तक पहुँच चुकी है? लेकिन अभी तो शादियों का मौसम भी नहीं है। क्या कहा तूने? अर्पित और स्नेहा दुल्हन का भयानक चेहरा देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। रात के अंधेरे में दोनों जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा। चारों तरफ से उन्हें लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। हमें दौड़ते रहना चाहिए। भागते भागते सुनसान सड़क पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि सड़क पर किसी की बारात आ रही है। बैंड बाजे बज रहे हैं। अर्पित और स्नेहा चीखते हुए अपने नानी के घर की तरफ दौड़ते हैं। उनके नाना नानी घर के बाहर ही खड़े थे। बच्चों, तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। हम लोगों ने भूतों की बारात देखी, वो इसी तरफ आ रही है। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? चलो घर में, और रात में बाहर मत आना। मैं तुम्हारा कल ही दिल्ली वापस जाने का रिजर्वेशन कराता हूँ। स्नेहा और अर्पित अपने नाना की नाराजगी देखकर चौंक जाते हैं। जरूर कोई गड़बड़ है। नाना इस तरह तो कभी नाराज नहीं होते थे। जंगल वाली वो लड़की ही हमें कुछ बता सकती है। उस रात अर्पित और स्नेहा सोते नहीं हैं। रात के 1 बजे उन्हें जंगल से रोने की आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत जंगल में जाते हैं। तुम कौन हो? हमसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मौसी? यानी हमारी मम्मी की एक बहन भी थी? हाँ, मैं एक लड़के से प्यार करती थी। मेरे पेट में उसका बच्चा था। हम दोनों शादी करना चाहते थे। मेरे पापा यानी तुम्हारे नाना हमारी शादी के खिलाफ थे। मैंने मम्मी पापा की परवाह किए बगैर पूरी वेडिंग प्लान कर ली।
यहाँ से कुछ दूरी पर होटल प्लाजा है, जहाँ मेरी बारात आ रही थी, लेकिन मेरे पापा ने पूरी बारात की हत्या करवा दी। पापा कमिश्नर थे, उन्होंने इसे एक सड़क दुर्घटना बताकर मामले पर पर्दा डाल दिया। मैंने आत्महत्या कर ली। तभी अर्पित और स्नेहा के नाना नानी वहाँ आ जाते हैं। बच्चों, इतनी रात में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें सब पता चल गया है नाना। मुझे माफ कर देना बच्चों, मैं अपने आत्मसम्मान के कारण पागल हो गया था। मैंने अपनी बेटी को खो दिया। आज भी जंगल में लोगों को लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। अक्सर लोग उस रोड पर भूतों की बारात को गुजरते देखते हैं।